बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ताबिश शौकत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सस्ती दवाई। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली डिज़ीज़, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मसला जिसको हम कहते हैं शुगर। अब ये जो शुगर है ये मैं आपको सारी बातें समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप पहले इसका वो अमल याद रखिए या वो अमल सुनिए जिससे एक आम बंदा ज़िंदा रहता है और उसको शुगर भी नहीं होती। ठीक है, इसको हम दो वर्ड से याद करते हैं। एक वर्ड को हम कहते हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल और दूसरा वर्ड है जिसे हम कहते हैं पुअर ईटिंग हैबिट्स। अच्छा, एक वर्ड जो मैंने पहले बोला है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी बॉडी की एक्टिविटी को कितना ज़्यादा महदूद किया हुआ है या कितनी ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं। अब एक बंदा है जो रोज़ाना 3 टाइम का खाना खा रहा है और एक्सेस ईटिंग कर रहा है, यानी कि ज़्यादा खा रहा है अपने जिस्म के मुकाबले में, और वो अपनी बॉडी में उसकी यूटिलाइजेशन यानी कि इस्तेमाल भी नहीं करवा रहा, तो वो क्या होगी, एट द एंड जाके स्टोर हो जाएगी जिस्म में, जिससे उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब जिस्म में वेट बढ़ता है तो क्या होता है, उसे होती है ओबेसिटी। और जब ही ओबेसिटी स्टार्ट होएगी यानी कि मोटापा स्टार्ट होगा, तभी आप इसे डायबिटीज़ से लिंक कर लेंगे। इसलिए इस डायबिटीज़ को हम डायबिटीज़ नहीं कहते, हम इसे कहते हैं डाया ओबेसिटी। अब डाया ओबेसिटी दो वर्ड हैं, एक तरफ मोटापा है और एक तरफ शुगर होने के चांसेस हैं। और चांसेस क्या, ये कंफर्म बात है, अगर वो अपना इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल को बदलेगा नहीं तो वो क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता शुगर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये थी डाया ओबेसिटी के बारे में बात। अब पुअर ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। बेसिकली हमारी एनवायरनमेंट में या हम बाहर से 3 तरह की मेजर फूड लेते हैं। जो मेजर फूड है उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनके अंदर एक बेसिक एलिमेंट पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी में जाके हमें तवानाई देता है, उसे हम कहते हैं ग्लूकोज़। और जो ग्लूकोज़ है इसी से लिंक एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं शुगर। तो जिसके जिस्म में शुगर की मिकदार बड़ी रहेगी, इसका मतलब उसको कम करने के लिए भी हमारे जिस्म में एक ऐसा हार्मोन्स होना चाहिए, ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो शुगर के मुकाबले में आके उसको कम करने में मदद दे। उसको हम कहते हैं इंसुलिन। मैं इंसुलिन की तरफ बाद में आता हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट निशास्तादार चीज़ें जो होती हैं, आप इन्हें लाजमी सर्च करें। जब आप इनको सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा, अच्छा ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हम रोज़ाना रूटीन में लेते हैं। अगर आपकी बॉडी में एक रोटी की रिक्वायरमेंट है, रोटी जिसे हम चपाती कहते हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च है। और जो लोग रोटी खाते हैं, अगर उनकी बॉडी में एक्सेस ऑफ रोटी होगा, यानी कि रोटी की ज़्यादा मिकदार जिस्म में जाएगी, तो वो ओवर ईटिंग हो जाएगा। और अगर ओवर ईटिंग होगा तो इसका मतलब जो उस रोटी के अंदर ग्लूकोज़ है वो हमारे जिस्म के अंदर जाके जो ज़्यादा ग्लूकोज़ होगा वो जाके स्टोर होगा। इसका मतलब हमें उतना खाना है जितनी हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट पहले हम खाते हैं प्रायोरिटी बेस पे, जिसमें चावल भी आते हैं, रोटी भी आती है, इस तरह की आप सर्च करिएगा। दूसरा वर्ड है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन। अब एक बात याद रखिए, जो भी लोग प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन अंडा है, अंडे के अंदर प्रोटीन होती है। और जो प्रोटीन का बेसिक एलिमेंट है या बेसिक चीज़ उसमें पाई जाती है वो है अमाइनो एसिड्स। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट में बेसिक एलिमेंट था आपका ग्लूकोज़, और प्रोटीन में जो बेसिक एलिमेंट है वो है अमाइनो एसिड। अब यही अमाइनो एसिड जब हमारे जिस्म में जाते हैं तो ये फिर हमारा जिस्म इसे क्या करता है, प्रोटीन में हमारी बॉडी में स्टोर कर देता है। ठीक है, या इसका इस्तेमाल करवाता है। अच्छा, जो तीसरा वर्ड है उसे हम कहते हैं फ़ैट, जिसे हम आम लफ्ज़ में लिपिड्स कहते हैं। अब फ़ैट और लिपिड्स जो हैं, जिस तरह ऑयली चीज़ें हैं, जिस तरह घर में घी इस्तेमाल होता है, ये फ़ैट है।
ठीक है। अब अंडे की जर्दी है, इसके अंदर भी फ़ैट होता है। अब फ़ैट का जो बेसिक एलिमेंट है, यानी कि जिससे ये मिलके बना होता है, उसे हम कहते हैं फैटी एसिड्स। तो 3 तरह की फूड आपने सुनी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट में बेसिक एलिमेंट क्या है? ग्लूकोज। प्रोटीन में बेसिक एलिमेंट है अमाइनो एसिड्स, और फैट में बेसिक एलिमेंट है फैटी एसिड्स। अब हमेशा बात याद रखिए, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर ऐसा सिलसिला बनाया है, बाहर से ये चीज़ें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की शक्ल में ही हम लेते हैं। जब हम इसे चबाते हैं तो ये बड़े मालिक्यूल से छोटे में शिफ्ट होती हैं हमारे दांतों के ज़रिए, और जब हमारे मैदे में जाती है ये, तब उसमें जाके और इनकी स्मॉल साइज़ किया जाता है और इनको छोटा किया जाता है। और जब ये हमारी आंतरियों की तरफ जाना शुरू होती है तो उन्हीं कार्बोहाइड्रेट से क्या निकलते हैं? ग्लूकोज। यानी कि रोटी से हमारे आंतरियों में क्या मिलेगा जाके? ग्लूकोज। प्रोटीन से क्या निकलेंगे? अमाइनो एसिड्स। और लिपिड से क्या निकलेंगे? फैटी एसिड। जब ये तीनों चीज़ों का मुरक्कब हमारी आंतरियों से खून के अंदर जाता है तो ये खून के अंदर जाके इन तीनों चीज़ों की मिकदार को बढ़ाते हैं। तो बात समझने की है। अब देखिए, खाया हमने और इसकी 3 तरह की शक्लें हमारी खून के अंदर जाके पाई जा रही हैं। जो पहली शक्ल थी वो थी ग्लूकोज़। अब इस ग्लूकोज़ के मुकाबले में हमारे जिस्म में रिलीज़ होता है इंसुलिन। ये देखिए, ये अगर ग्लूकोज़ है, इसके मुकाबले में क्या रिलीज़ होगा? इंसुलिन। तो ये इंसुलिन क्या करेगा? ये इंसुलिन इस जितनी ग्लूकोज़ की मिकदार हमारे जिस्म में बढ़ेगी या ज़्यादा होगी, उसको क्या करेगा? उतनी ही मिकदार इंसुलिन की बढ़ा के हमारे जिस्म में कम कर देगा। इसका मतलब ऐसे लोग जो ग्लूकोज़ का ब्लड में इंक्रीज़ हो के इंसुलिन की मदद से उस ग्लूकोज़ को कम करने में कामयाब रहते हैं, उनकी जिस्म में शुगर नहीं होती। असल में ग्लूकोज़ का नाम ही शुगर है, और जब शुगर यानी कि ग्लूकोज़ की मिकदार हमारे जिस्म के अंदर कम रहेगी तो इसका मतलब वो बंदा इंसुलिन का बेहतरीन इस्तेमाल करवा रहा है। और इसी तरह ये इंसुलिन क्या करती है? जो अमाइनो एसिड आए थे प्रोटीन से, जो हमने खाई प्रोटीन, उससे हमें क्या मिले? अमाइनो एसिड्स। वो अमाइनो एसिड्स को क्या करेगा? हमारे जिस्म के अंदर यूटिलाइज़ कराएगा या इस्तेमाल कराएगा या उनकी स्टोरेज कर देगा, और उनकी स्टोरेज करेगा उन्हीं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो हमने बाहर से ली है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। इसका मतलब ग्लूकोज भी सेटल हो गया, अमाइनो एसिड भी सेटल हो गए, और तीसरा वर्ड है फैटी एसिड। अब मज़े की बात देखिए, अब फैटी एसिड है ना, ये दोबारा लिपिड्स की फॉर्म में चले जाते हैं, और जब ये लिपिड्स की फॉर्म में जाते हैं तो हमारे जिस्म में इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है? अगर एक्सेस ऑफ फैट हमारे जिस्म में स्टोर होगा ना, उसे हम मोटापा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओबेसिटी। ठीक है। अगर यही एक्सेस ऑफ फैट नहीं होगा तो ये इन द फॉर्म ऑफ, ये एक शक्ल में जाके हमारे जिस्म के अंदर स्टे करेगा, जिसे हम कहते हैं फैट या एडिपोज टिश्यू। आपने एक वर्ड सुना है जिसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI। ये हमेशा तब कैलकुलेट किया जाता है जब हमारे जिस्म में फ़ैट की मिकदार को कैलकुलेट किया जाता है। अब एक बंदा है जिसकी बॉडी के अंदर 50% फ़ैट है, इसका मतलब उसका BMI ज़्यादा होगा, और जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा फ़ैट यानी कि एडिपोज टिश्यू होंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं उसको क्या होने की? शुगर होने की। मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ। तो देखिए, मैं आपको एक समराइज़ करता हूँ इन चीज़ों को। कार्बोहाइड्रेट खाए तो उसकी मिकदार क्या मिली हमें? ग्लूकोज़, और वो थी किधर? खून के अंदर। उसको इंसुलिन ने आके क्या कर दिया? कम कर दिया। और कम कैसे किया? इसी ग्लूकोज़ को हमारे जिस्म में एनर्जी के लिए इस्तेमाल करवा दिया। तो इसका मतलब हमारा वो काम पूरा हो गया ना, जो हमने उस ग्लूकोज़ से लेना था। इसका मतलब ग्लूकोज़ की मिकदार खून में किधर हो गई? कम हो गई। तो कम हो गई, इसका मतलब उस बंदे की शुगर ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब वो बंदा ठीक है। और ये सारा किरदार किसका है? इंसुलिन का। फिर जो हमने प्रोटीन खाई थी, वो जो अमाइनो एसिड हमारे खून के अंदर इकट्ठे हुए थे, उनको उसी इंसुलिन ने क्या किया? प्रोटीन में शिफ्ट कर दिया और उसका इस्तेमाल करवा दिया, या अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करा दिया, तो अमाइनो एसिड भी सेटल हो गया। इसी तरह फ़ैट, इससे जो बनेंगे फैटी एसिड, उनको क्या करेंगे? दोबारा फ़ैट में शिफ्ट करेंगे, जिसे हम एडिपोसाइट या एडिपोज टिश्यू कहते हैं, या उन्हीं फैटी एसिड का हमारे जिस्म में इस्तेमाल करवा देगा। तो इंसुलिन, इसका मतलब हम बाहर से जो कुछ भी खा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो एक चीज़ है जो इन तीनों को कवर कर रही है। वो क्या है?
इंसुलिन। तो ऐसा बंदा, अब आइए मेन टॉपिक की तरफ। एक ऐसा बंदा है जो ओवर ईटिंग कर रहा है। ओवर ईटिंग का मतलब क्या है कि अगर उसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट कैलोरीज़ के मुकाबले में कम है तो वो एक्सेस ऑफ ईटिंग करने से ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करता है। तो क्या करेगा हमारा इंसुलिन का अमल, वो उसको सेटल करेगा। लेकिन अगर इसी तरह ओवर ईटिंग करेगा तो यही इंसुलिन जहाँ से पैदा हो रही है, जिसे हम पेंक्रियाज या लबलबा कहते हैं, उसको काम करने में मुश्किल पेश आएगी। और अगर इसको काम करने में मुश्किल पेश आएगी, इसका मतलब इंसुलिन थोड़ी देर तक तो ठीक काम कर सकती है ओवर ईटिंग करने से, लेकिन अगर एक बंदा ओवर ईटिंग ही करता है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में आ जाती है। अब ये रेजिस्टेंस बात समझने की है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है इंसुलिन के काम करने की सलाहियत कम हो जाना, और ये सलाहियत कम होने की वजह है वो यही है जो पुअर लाइफस्टाइल है। पुअर लाइफस्टाइल का मतलब, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब अपनी बॉडी की एक्सरसाइज ना करना, अपनी बॉडी की वर्किंग ना करना, या उन बॉडी की फ़िज़िकल एक्टिविटी को कम कर देना। इसे हम कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और पुअर ईटिंग हैबिट का मतलब है ओवर ईटिंग। जब यही दो वर्ड आप इस्तेमाल करवाएंगे ऐसे तो इंसुलिन के को काम करने में क्या होगा, मसला होगा, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये बातें आपको समझनी है। तो कहने का मतलब, अगर इंसुलिन को रेजिस्टेंस यानी कि काम करने में मसला हो रहा है, आहिस्ता जहाँ से ये बनती है वहाँ पे इसकी मिकदार भी कम बनना शुरू हो जाएगी, और जब ये असर करती है इसका असर होना भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जहाँ से ये बनती है, जिसे हम बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, वहाँ से इसकी मिकदार जब कम बनेगी और इसका असर भी कम हो जाएगा, तो एक बंदे की वही जो ग्लूकोज हमने खाया था वो सेटल होगा? कभी नहीं होगा, वो कम नहीं होगा। तो इसका मतलब ग्लूकोज की मिकदार हमारे जिस्म में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसी तरह जो अमाइनो एसिड्स थे वो प्रोटीन की फॉर्म में नहीं जाएंगे। तो इस तरह जो फ़ैट थे, वो फैटी एसिड थे जो, वो फ़ैट की फॉर्म में नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया है। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है ये तीनों चीज़ें सेटल नहीं हो रही। अब ये तीनों चीज़ें जब सेटल नहीं होंगी तो इसका मतलब एक बंदे को क्या हो गई है, डायबिटीज़ हो गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। और अगर एक बंदा एक्सेस ऑफ ईटिंग कर रहा है, जो फैट थे, ठीक है, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे जिस्म में से। और जब ये जिस्म से रिड्यूस होंगे तो इसका मतलब क्या है, ये जिस्म से रिड्यूस होके हमारे यूरिन के थ्रू निकलेंगे, या हमारा बॉडी वेट कम होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कीटो एसिडोसिस। मैं तमाम वर्ड पे बाद में आता हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ लग गई है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे करते हैं हम, ओवर ईटिंग या सेडेंटरी लाइफस्टाइल से। तो ये सारी बातें थी जो कि इस पार्ट में मैंने आपको समझाई कि एक नॉर्मल पर्सन जो कि जिसकी जिस्म में इंसुलिन की मिकदार सही बन रही है और सही असर कर रही है, उसका क्या किरदार है, और ऐसा पर्सन जो ओवर ईटिंग या सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ आता है उसका क्या किरदार है। तो मेरे ख्याल से ये आपको आसानी से बातें समझ लगी हैं। ये था मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस या रेगुलर लाइफस्टाइल विदाउट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए इसे अगली वीडियो पे सर्च करें।